लाइन लगा के और बता दें। तीन लोगों का ग्रुप बना लीजिए। लाइन में जाओ, दोनों साथ में जाओ। दवाई हेलो हेलो हेलो। छात्र छात्राओं एवं सभी शिक्षकगण का सरदार पटेल विश्वविद्यालय में हार्दिक स्वागत है। आज आप यहाँ पर शैक्षणिक भ्रमण के लिए आए हुए हैं, जो कि जिला शिक्षा विभाग एवं मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा बच्चों को, स्टूडेंट्स को उच्च जानकारी देने हेतु ये भ्रमण कराया जाता है। आज हम यहाँ पर आपको सरदार पटेल विश्वविद्यालय के अंदर जितने भी महाविद्यालय हैं, ठीक है, उनके बारे में बताएंगे कौन कौन से यहाँ कोर्स होते हैं। 2018 से हो रहा है और इस विश्वविद्यालय में विभिन्न कॉलेज हैं, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग में हमारे पास डिप्लोमा पॉलिटेक्निक एवं बीटेक, एमटेक और इंजीनियरिंग में पीएचडी, मतलब इंजीनियरिंग से आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं, जिसे हम पॉलिटेक्निक कहते हैं। डिग्री जो कि 12वीं के बाद होती है, अंडर ग्रेजुएशन मैथ्स ग्रुप के स्टूडेंट करते हैं। बीटेक होता है, बीटेक कंप्लीट होने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में एमटेक होता है सभी विषयों में। एमटेक के बाद अगर कोई चाहे उसे पीएचडी करना है रिसर्च के सेक्टर में, तो वो भी यहाँ वो कर सकते हैं, ठीक है। हमारे इस प्रांगण में, इस विश्वविद्यालय के प्रेमाइसेस में नर्सरी से लेकर 12th तक का स्कूल भी है। मतलब कि अगर कोई स्टूडेंट नर्सरी क्लास से एडमिशन लेता है तो आखिरी पीएचडी तक का कोर्स इस विश्वविद्यालय के अंदर वो करके जा सकता है। तो इंजीनियरिंग में हमारे पास डिप्लोमा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इतने डिप्लोमा कोर्स होते हैं। डिप्लोमा कोर्स के लिए 10वीं पास योग्यता होनी चाहिए। किसी भी विषय का स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि 12वीं के बाद जो मैथ्स के बच्चे होते हैं, उन्हीं के वही बीटेक में जा सकते हैं डायरेक्ट डिग्री करने के लिए। लेकिन अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट को इंजीनियरिंग में जाना है, कॉमर्स के स्टूडेंट को इंजीनियरिंग करना है, आर्ट के स्टूडेंट को इंजीनियरिंग करना है, या एग्रीकल्चर के स्टूडेंट को अगर इंजीनियरिंग सेक्टर में पढ़ाई करनी है, तो सबसे पहले उनको पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स करना पड़ेगा। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स करने के बाद वो बीटेक कर सकता है। डायरेक्ट 12वीं के बाद बीटेक नहीं कर सकता, लेकिन जब अगर वो पॉलिटेक्निक कंप्लीट करता है 3 वर्ष का कोर्स, उसके बाद वो बीटेक कर सकता है लेटरल एंट्री प्रोसेस के माध्यम से। इसमें उसको सीधा सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है, ठीक है। तो ये जो दूसरे विषय वाले हैं मैथ्स के अलावा, मैथ्स को छोड़कर, ये लोग भी अगर इंजीनियरिंग में जाना है तो पहले ये डिप्लोमा कोर्स करते हैं पॉलिटेक्निक, ठीक। पहले इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम हुआ करती थी बिफोर कोरोना, पीपीटी के नाम से होती थी, प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट।
लेकिन कोरोना के बाद से एग्जाम संभव नहीं हो पा रही थी, तो 10वीं के अंकों के आधार पर, मेरिट के आधार पर एडमिशन होने लगे हैं। अब पीपीटी अनिवार्य नहीं रह गए, तो आप डायरेक्ट बीटेक कर सकते हो। कुछ लोग जानते हैं कि अगर 12वीं के बाद उन्हें इंजीनियरिंग में जाना है, मैथ्स ग्रुप वालों को, तो वो JEE करते हैं। हमारे यहाँ पर JEE क्रैक करने के बाद भी स्टूडेंट आता है, और जिसने नहीं कर पाया है वो भी डायरेक्ट कॉलेज लेवल काउंसलिंग से बीटेक कर सकता है। तो हमारे पास इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। दूसरा, हमारे पास मेडिकल सेक्टर के भी बहुत सारे कोर्स होते हैं। देखिए, आज सबसे ज्यादा स्कोप जो अभी वर्तमान समय में देखा जा रहा है वो मेडिकल सेक्टर में है। बहुत सारे बच्चे मेडिकल सेक्टर की तरफ मूव करते हैं। जिन्हें डॉक्टरी कोर्स में जाना है वो नीट क्वालिफाई करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, ठीक है। जिसे नर्सिंग कोर्स में जाना है वो PNST की तैयारी करते हैं, ठीक है, मेडिकल सेक्टर में। तो ये जो मेडिकल सेक्टर के जो 2 कोर्स हैं, डॉक्टर और नर्स का, इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है पहले, उसके बाद ही आप इन कोर्सों में एडमिशन ले पाएंगे, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई करें चाहे प्राइवेट कॉलेज से। आपको इन दोनों कोर्सों के लिए एंट्रेंस क्लियर करना ही पड़ेगा। पहले ऐसा होता था कि डॉक्टरी कोर्स में भी BAMS और BHMS में बायोलॉजी 12th करने के बाद डायरेक्ट एडमिशन हो जाता था, लेकिन अब उसमें भी अनिवार्य नीट कर दिया। पहले MBBS के लिए PMT एग्जाम होती थी, PMT को हटाकर अब नीट कर दिया। तो नीट तीनों प्रकार के जो चिकित्सा के कोर्स हैं, डॉक्टरी के कोर्स हैं, है ना, MBBS, BAMS और BHMS। आयुर्वेदिक के लिए BAMS, होम्योपैथिक के लिए BHMS और एलोपैथी के लिए MBBS का कोर्स होता है। MBBS में जानते हैं MBBS क्या होता है? किसी को मालूम है फुल फॉर्म? स्टूडेंट्स में MBBS का फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए कोई बात नहीं, हम बताते हैं। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ये MBBS का फुल फॉर्म है। इसके बाद आयुर्वेदिक कोर्स होते हैं, इसमें BAMS होता है। आयुर्वेदिक हमारे देश की बोले या इस पूरे संसार की बोले सबसे पुरानी चिकित्सा की पद्धति है, युगों से चली आ रही है। जितने भी युग बीत चुके हैं, त्रेता युग, सतयुग, कलयुग में भी चल रहा है, द्वापर में, सब जगह आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति जड़ी बूटियों के माध्यम से दवाई बना के उनका इलाज किया जाता था। पहले वैद्य लोग होते थे, अभी वर्तमान में वो डॉक्टर, चिकित्सक के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको बहुत कुछ बताया लेकिन अपना इंट्रो नहीं दिया, पहले अपना इंट्रो भी दे देता हूँ। मेरा नाम गौरव तिवारी है, मैं असिस्टेंट ट्रेनिंग एंड मार्केटिंग ऑफिसर हूँ सरदार पटेल विश्वविद्यालय में। साथ ही मैं मार्केटिंग के साथ साथ एडमिशन और काउंसलिंग दोनों विभाग में सेवा देता हूँ। मेरे साथ मेरे कुछ साथी लोग यहाँ पर हैं जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं, कुछ मार्केटिंग से हैं, कुछ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हैं, ठीक है। तो BAMS का कोर्स होता है आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के लिए, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BAMS। इसके बाद होम्योपैथिक के लिए होता है BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो ये चिकित्सक वाले कोर्स हैं, इसके लिए आपको नीट क्लियर करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हो सकता है अभी 12वीं के बच्चे ना हो क्योंकि एग्जाम चल रही है, 10वीं के बच्चे ना हो क्योंकि उनकी एग्जाम चल रही है, शायद यहाँ पर 9th और 11th के ही स्टूडेंट है, ठीक है। तो जो 11th में बायोलॉजी लेके पढ़ रहा है उनके लिए नीट देना अनिवार्य होगा अगर उन्हें डॉक्टरी कोर्स में जाना है। नर्सिंग में जाना है तो PNST, ठीक है, PNST देना होगा, प्री नर्सिंग टेस्ट, ठीक। इसके बाद आप नर्सिंग कोर्स में BSc नर्सिंग और GNM। देखिए नर्सिंग में भी 2 तरह से कोर्स होते हैं, डिप्लोमा कोर्स और डिग्री कोर्स। जैसे इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और डिग्री होता है उसी प्रकार नर्सिंग में भी डिप्लोमा और डिग्री होता है। डिप्लोमा को हम GNM कहते हैं और डिग्री को BSc नर्सिंग, ठीक है। तो इसमें आपको PNST देना पड़ता है। इसके अलावा मेडिकल सेक्टर में देखिए डॉक्टर और नर्स
का कार्य होता है मरीज को सुधारने के लिए, लेकिन क्या किसी डॉक्टर के पास जाते ही साथ हमको हमारी बीमारियों का पता लग जाता है, या नर्स डायरेक्ट हमारा इलाज करने लगती है? नहीं, सबसे पहले जांच होती है। जो भी आप सिम्टम्स डॉक्टरों को बताएंगे उसके आधार पे वो आपको टेस्ट करने बोलेंगे। किसी को खून पेशाब की प्रॉब्लम है, शारीरिक कोई अंदरूनी प्रॉब्लम है, तो आपको पैथोलॉजी लैब भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? पैथोलॉजी। वहाँ विडाउल टेस्ट होता है, टाइफाइड टेस्ट होता है, मलेरिया टेस्ट होता है और विभिन्न प्रकार के, ठीक है। अगर किसी प्रकार से शारीरिक चोट पहुंची है, हाथ फ्रैक्चर हो गया, पैर फ्रैक्चर हो गया, हड्डी टूट गई, तो आपको एक्सरे कराने भेजा जाता है, ठीक है ना, तब जाके आपका इलाज होता है। तो जितने भी ये कोर्स है जहां आप इलाज कराते हैं, इसको हम सहायक चिकित्सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहायक चिकित्सा, सह चिकित्सा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैरामेडिकल एजुकेशन, मतलब मेडिकल का सहायक। तो इसमें अलग अलग कोर्स होते हैं। लैब टेक्नीशियन, पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन के लिए भी डिप्लोमा और डिग्री दोनों टाइप के कोर्स होते हैं। आपकी मास्टर डिग्री भी होता है, लेकिन डिप्लोमा को हम डीएमएलटी के नाम से जानते हैं, डिग्री को हम बीएमएलटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन, ठीक है। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए भी डिप्लोमा और डिग्री दोनों टाइप के कोर्स होते हैं, डीएक्सआरटी, बीएक्सआरटी। याद रखिएगा, डिग्री कोर्स जितने भी होंगे वो 3 साल या 4 साल की अवधि में होंगे, ठीक है ना, 3 साल या 4 साल। और जितने भी डिप्लोमा कोर्स है वो 2 साल से लेके 3 साल की अवधि में होंगे, ठीक है। तो डीएक्सआरटी, बीएक्सआरटी एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स हो गया। इसके अलावा एक चिकित्सा के क्षेत्र में व्यायाम की प्रक्रिया होती है। जैसे हम अपने शरीर को फिट करने के लिए, फिट रखने के लिए जिम जाते हैं, व्यायामशाला जाते हैं, उसी प्रकार मरीज कई दिनों तक बेड पे पड़े रहने के कारण या कई दिन को अगर उसका कोई शारीरिक प्लास्टर बंधा है या फ्रैक्चर हुआ है, तो वो भी कई दिनों तक जो अपनी दैनिक चाल ढाल है उसको वो स्थिर रख देता है। तो उसकी वो स्थिति बहुत क्रिटिकल हो जाती है, उसका शरीर काम नहीं करता है, क्योंकि बहुत दिन तक निष्क्रिय अवस्था में रहता है। तो उसके लिए उसे व्यायाम के माध्यम से उसके उस शारीरिक शरीर को एक्टिव बनाया जाता है। तो उसके लिए उन्हें फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है। किसके पास जाना पड़ता है? फिजियोथेरेपिस्ट, है ना। और फिजियोथेरेपिस्ट चिकित्सा के क्षेत्र का जिम ट्रेनर होता है। कौन होता है? व्यायाम ट्रेनर या जिम ट्रेनर। और इसके लिए कोर्स होता है बीपीटी। क्या होता है? बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। आप लोग मैच देखते हैं, कई बार कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है तो डॉक्टर दौड़ता है बैग लेके, वही फिजियो कहलाता है, ठीक है ना। तो ऐसे हॉस्पिटलों में भी बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। इसके अलावा भाई अगर हम बीमार हैं तो हमें किस तरह से डाइट फॉलो करनी है, किस तरह से खान पान को सीमित रखना है, क्या खाना है, तो उसके लिए भी एक न्यूट्रिशन डॉक्टर होता है। कौन सा डॉक्टर होता है? न्यूट्रिशन। उसके लिए भी कोर्स होता है BHN, बैचलर ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन का। तो ये सारे कोर्स पैरामेडिकल एजुकेशन में। और भी छोटे कोर्स होते हैं, OT टेक्नीशियन का होता है ना, CT स्कैन टेक्नीशियन के कोर्स होते हैं, MRI टेक्नीशियन का कोर्स होता है। लेकिन ये सारे कोर्स पैरामेडिकल एजुकेशन में आते हैं, ठीक। इसके अलावा मेडिकल सेक्टर का सबसे बड़ा जो कोर्स होता है, बताइए डॉक्टर के लिए सबसे जरूरी क्या है? अगर मरीज की बीमारी का पता लग गया तो उसको सुधारने के लिए उसको क्या, किस चीज की जरूरत पड़ेगी? बताइए, पेशेंट को सुधारने के लिए क्या आवश्यक है? क्या सिर्फ डॉक्टर बीमारी बताता है और उसके बाद पेशेंट सुधर जाता है? नहीं, मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, दवाइयों की जरूरत पड़ती है। दवाइयां जिस सेक्टर से बनती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो सेक्टर कहलाता है फार्मेसी का। देखेंगे आप आसपास कई जगह पे, किसी जगह पे मेडिकल स्टोर लिखा रहता है, किसी जगह पे फार्मेसी लिखा रहता है, जय फार्मेसी, ओम फार्मेसी, इस तरह से मेडिकल दुकानों में लिखा रहता है। तो ये फार्मेसी का एक सेक्टर है जहां मेडिसिन का निर्माण होता है। बिना मेडिसिन के डॉक्टर
हो या नर्स हो, किसी की कोई वैल्यू नहीं। जैसे गाड़ी में बिना पेट्रोल डीजल के गाड़ियों की कोई वैल्यू है नहीं, उसी प्रकार मेडिकल सेक्टर में अगर दवाइयाँ नहीं है तो सारा जो पेशा है, प्रोफेशन है, वो अधूरा है। तो फार्मेसी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें भी डिप्लोमा, डिग्री, मास्टर डिग्री के कोर्स होते हैं। डिप्लोमा को हम डी फार्मेसी कहते हैं और डिग्री को बी फार्मेसी कहते हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी। इसके बाद इसमें मास्टर ऑफ फार्मेसी भी होता है, और मास्टर ऑफ फार्मेसी करने के बाद अगर आपको मेडिकल साइंस में या मेडिकल के सेक्टर में वैज्ञानिक बनना है, साइंटिस्ट बनना है, तो रिसर्च के क्षेत्र में पीएचडी होती है। कोरोना वैक्सीन का जो निर्माण हुआ वो फार्मासिस्ट के माध्यम से ही हुआ है ना। जो हमारे रिसर्च सेंटर है भारत बायोटेक का नाम सुने आपने? फार्मेसी के ही साइंटिस्ट ने उस दवाई को बनाया, उस वैक्सीन को बनाया, ठीक है। तो फार्मेसी में भी कई लोग ऐसे होते हैं कि जो बड़े कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो डॉक्टरी कोर्स है गवर्नमेंट कॉलेज में भी फीस लगती है लेकिन प्राइवेट से कम लगती है। तो बड़े कोर्स या एग्जाम क्रैक नहीं हो पाती, तो बोले यार हमको भी जाना था मेडिकल सेक्टर में लेकिन हमने एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया या हमारे फैमिली का बजट नहीं है, तो आप फार्मेसी के माध्यम से भी अपने लिए अच्छा मेडिकल सेक्टर बना सकते हैं। तो फार्मेसी भी काफ़ी स्कोपल है, बहुत ज़्यादा स्कोप है, और हमारे देश के जो फार्मासिस्ट हैं उनकी बहुत डिमांड है अब्रॉड में, फॉरेन कंट्री में, ठीक है ना। तो आप देखिएगा यूक्रेन युद्ध से पहले बहुत सारे स्टूडेंट हमारे वहाँ जॉब भी कर रहे थे और पढ़ाई भी कर रहे थे, डॉक्टरी करने भी जाते थे और फार्मासिस्ट का काम भी वहाँ करते थे। लेकिन युद्ध की वजह से, रसिया और यूक्रेन के वार की वजह से वो लोग अभी भारत आ गए हैं, ठीक है। लेकिन फार्मासिस्ट की बहुत डिमांड है बाहर भी, हमारे फार्मेसी। तो आप फार्मेसी में भी पढ़ाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर सबसे बड़ा आधार है हमारे आर्थिक जो स्ट्रक्चर है, इकोनॉमी, इस 65% एग्रीकल्चर पर निर्भर है, 65%। हम अगर किसी दूसरे देश से कुछ चीज निर्यात कर रहे हैं तो उस किस बेस पे करते हैं? आयात हमारा जो है वो होता है एग्रीकल्चर का। हमारा अनाज विदेशों में जाता है, जैसे कुछ जो अरेबियन कंट्री है जहाँ पर पेट्रोल और डीजल का कच्चा माल मिलता है ना, वहाँ खेती नहीं होती, वहाँ हम अनाज देते हैं और वो हमें फ्यूल प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर में भी काफ़ी स्कोप है। इसमें भी बीएससी एग्रीकल्चर और डिप्लोमा एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर का कोर्स होता है, इसको आप कर सकते हैं। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होती है? या तो उसका विषय एग्रीकल्चर हो या फिर साइंस, साइंस में दोनों, बायोलॉजी और मैथ्स दोनों, ठीक है। तो आप बीएससी एग्रीकल्चर करना है तो आप कर सकते हैं। आर्ट का स्टूडेंट, कॉमर्स का स्टूडेंट एग्रीकल्चर में पढ़ाई नहीं कर सकता। बायोलॉजी के छोड़कर कोई भी स्टूडेंट मेडिकल में नहीं जा सकता। सिर्फ मेडिकल में मैथ्स का स्टूडेंट सिर्फ फार्मेसी का कोर्स कर सकता है, मैथ्स पर फार्मेसी भी कर सकता है, बाकी दूसरे कोई कोर्स नहीं कर सकता मेडिकल सेक्टर। आर्ट वाला तो कर ही नहीं सकता, ठीक है। आर्ट वालों के लिए इंजीनियरिंग का कोर्स है, इंजीनियरिंग को कर सकता है, पॉलिटेक्निक कर दे, ठीक है। इसके अलावा आर्ट वालों के लिए बीए एलएलबी भी एक अच्छा कोर्स है। यहाँ आपको दो कोर्स एक साथ है, एक तो आपकी योग्यता बढ़ाने के लिए बैचलर डिग्री में बीए होता है, साथ में आपको एक प्रोफेशन देने के लिए, एक पेशा देने के लिए, पैसा नहीं पेशा, जैसे डॉक्टर बन गया तो उसके लिए क्या हो गया पेशा कि वो डॉक्टरी कर रहा है, उसी प्रकार आपके लिए बीए के साथ एलएलबी का कोर्स होता है। आप लॉ के सेक्टर में पढ़ाई कर सकते हैं, बीए एलएलबी कोर्स होता है 5 साल का, ठीक है। आर्ट के स्टूडेंट कर सकते हैं इसको, साथ में बाकी सारे विषय के स्टूडेंट भी कर सकते हैं, चाहे वो साइंस का हो, एग्रीकल्चर का हो, कॉमर्स का हो या आर्ट का हो, सभी लॉ के सेक्टर में बीए एलएलबी का कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आपके साथ भी एक प्रोफेशन ऐड हो जाता है कि आप एडवोकेट बन जाते हैं। आप एडवोकेट बनने के बाद गवर्नमेंट वकील बन सकते हैं, एंट्रेंस क्लियर करके, जुडिशियल एग्जाम का एंट्रेंस होता है। आप जज बन सकते हैं,
MPPSC UPPSC क्लियर करके, तो काफ़ी स्कोप वाला ये कोर्स है। और नहीं कर पा रहे हैं, अगर गवर्नमेंट की एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो एक प्रोफेशनल रूप से आप वकालत जरूर कर सकते हैं सामान्य कोर्ट में, चाहे वो सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। ठीक है, तो ये आपको एक प्रोफेशन देता है, एक इनकम का स्रोत जनरेट करके देता है। आज जो पढ़ाई का जो तरीका है, जो पुराने समय से चला रहा है, हर व्यक्ति नौकरी करना चाह रहा है, नौकरी, सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा है, लेकिन उसको कितनी अवधि लग रही है, कितना देर लग रहा है गवर्नमेंट जॉब को पाने में, उस बीच का जो ड्यूरेशन है उसका वो बेरोजगारी का होता है। तो आप प्रोफेशनल डिग्री के माध्यम से उस सेक्टर में भी जा सकते हैं। गवर्नमेंट का जो भी जॉब करना है आपको, साथ में जब तक आपके पास गवर्नमेंट का जॉब नहीं है, तो आप इन प्रोफेशनल कोर्स से अपने लिए इनकम का स्रोत बना सकते हैं। नौकरी भी करते रहिए, प्राइवेट में काम करते रहिए, गवर्नमेंट की तैयारी करते रहिए, आपको खालीपन नहीं होगा। और जब आपके पास इनकम होगी, तो आप दुनिया की कोई भी पढ़ाई, कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो मैंने अभी तक आपको जितने कोर्स बताया है, चाहे वो इंजीनियरिंग से हो, चाहे मेडिकल से हो, चाहे एग्रीकल्चर से हो, चाहे लॉ के सेक्टर से, आपके लिए सारे प्रोफेशनल कोर्स हैं। इसके अलावा अगर कॉमर्स वाले हों यहाँ पर, तो उनके लिए भी मैं बता दूँ, कॉमर्स के अलावा दूसरे भी जा सकते हैं। साइंस का स्टूडेंट भी जा सकता है, आर्ट का स्टूडेंट भी जा सकता है, मैथ्स वाला भी, बायो वाला भी। मैनेजमेंट के सेक्टर में, मैनेजमेंट भी एक अच्छा सेक्टर है आपके लिए। इसमें BBA होता है नॉर्मल, HR में, फाइनेंस में, ठीक। इसके अलावा MBA मास्टर डिग्री में होता है, ठीक। यहाँ भी आप मैनेजर बन सकते हैं, चाहे बैंक में मैनेजर बने, या किसी बड़े लॉन में या होटल में मैनेजर बने, या किसी बड़े हॉस्पिटल का मैनेजर बने। इसके लिए BBA होटल मैनेजमेंट भी होता है, BBA हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी होता है। ये भी प्रोफेशनल कोर्स है। तो आपके लिए बहुत कुछ है। और हमारे सरदार पटेल विश्वविद्यालय में वर्तमान में सिर्फ MBBS नहीं है, अभी नेक्स्ट ईयर से वो भी होगा। हमारी बिल्डिंग तैयार है ना, वो भी नेक्स्ट ईयर से का जो सेशन होगा नीट के एग्जाम के बाद का, उसमें हमारे पास MBBS का कोर्स भी होगा। इसके अलावा सरदार पटेल विश्वविद्यालय में सारे कोर्स हैं, कोई ऐसा कोर्स नहीं है जो हमारे विश्वविद्यालय में नहीं होता। हमारी एक शाखा आपके मंडला में भी है, वर्तमान में वहाँ पर नर्सिंग का कोर्स होता है, थेरी में फार्मेसी का कोर्स होता है, D.Ed B.Ed का कोर्स होता है, साथ में लॉ का भी कोर्स वहाँ हो रहा है। और अभी वहाँ पर एग्रीकल्चर और पॉलिटेक्निक की बिल्डिंग तैयार हो रही है, तो कुछ समय बाद वहाँ भी एग्रीकल्चर और पॉलिटेक्निक के कोर्स स्टार्ट हो जाएंगे। और आने वाले 5 साल के अंदर वहाँ पर भी एक विश्वविद्यालय ओपन हो जाएगा, दूसरे नाम से होगा लेकिन यहीं से होगा, ठीक है। तो काफ़ी कोर्स है हमारे पास। आप चाहें, पहले तो आप गवर्नमेंट की तैयारी पर फोकस करें कि गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाए, नहीं है तो बैकअप के लिए जो ऑप्शन होता है वो आपके लिए सरदार पटेल विश्वविद्यालय आपको दे सकता है, ठीक है। तो इतना ही आपको बता रहे हैं, बाकी तो हम आपके स्कूलों में जाते हैं, हमारी टीम जाती है, ठीक है। इस साल भी गई थी आपके। हाँ, आ जा। कहाँ से बुलाएं? खुशबू, तुम्हारी लाइन से इधर आ जाओ। हाँ, इधर आओ लाइन। बाहर लाइन अप रहना है, इस साइड में। हमारी 80 लाइन, ठीक है। उसके बाद हम चले कि हमारा ये जो स्टेशन आ गया, ये आ गया कितना 33 kV। kV समझता है कि नहीं, kV हजार में होता है, किलो वोल्ट हजार बोलते हैं, ठीक है। 33,000 किलो वोल्ट लाइन, ठीक है। उसके बाद चले हम
220। ये सामने वाला जो सब स्टेशन हमारे कितना हो गया, 220 हो गया। ठीक है, 220 के बाद फिर चले हम तो कितने मिला लिए, 3 फेज उठा करके हमने ट्रांसफार्मर में कितना डाल दिया, 440। ठीक है, समझ गए। अब मुझे ये बताइए कि मैंने इतना वोल्टेज ब्रेकडाउन किया कैसे किया होगा। देखो मैंने आपको बताया कि 220 केवी है ना, केवी से 132 केवी, 132 केवी से 33 केवी, 33 से 11 तो 11,000, 11,000 से 440 और 220 वोल्ट लगा के घर तक सप्लाई चालू कर दिया। लाइट में जा रही है, गांव में जा रही है, कॉलेज में आ रही है, दिख रहा है आपको। ये सारी चीजें कैसे हुई। ट्रांसफार्मर का नाम सुना है, कितने प्रकार के होते हैं ट्रांसफार्मर। ऐसे अगर बोला जाए तो ट्रांसफार्मर के बहुत सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, लेकिन वोल्टेज के आधार पर अगर बात किया जाए, अगर हम सब स्टेशन की बात करते हैं या वोल्टेज की बात करते हैं तो हमारे पास में 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं टाइप का ट्रांसफार्मर, 2 प्रकार के। ठीक है, एक होता है स्टेप अप और दूसरा होता है स्टेप डाउन। ठीक है, स्टेप अप का काम होता है वोल्टेज को बढ़ाना, ठीक है, और स्टेप डाउन का काम होता है वोल्टेज को घटाना। तो जितने भी 220 के बाद मैं जैसे जैसे नीचे स्तर पे आया हूँ तो मैंने कौन सा ट्रांसफार्मर यूज किया बेटा, स्टेप डाउन। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को ब्रेक करता है। ब्रेक करते करते धीरे धीरे ब्रेक करते मैंने क्या कर दिया, उसको 440 3 फेज RPY, ठीक है, कलरफुल होता है। उसके बाद 230 सिंगल फेज कस्टमर उपभोक्ता को मैंने प्रदान कर दिया। आपके घरों में सिंगल फेज लाइन कितनी वोल्टेज की रहती है बताइए। आप लोग करते हैं ना सिंगल पोल पे, आप घरों पे कस्टमर हो ना, आपके एनर्जी मीटर पे जो लाइन आती है वो कितनी आती है सिंगल फेज में, 230 वोल्ट या 240 वोल्ट सिंगल फेज है ना, जिसमें एक फेज होता है और एक क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट होता है ना, ग्राउंड। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, समझ में आई। अब इसमें ऐसा सिस्टम है हमारे पास कि अगर मान लो मुझे एलटी लाइन पे अगर कार्य करना है तो मेरा एलटी लाइन के कार्य करते वक्त भी मेरे जो बाकी तो सब स्टेशन है छोटे वाले है ना, ये ऑटोमेटिक चालू रहेंगे, क्योंकि मेरे पास में मेंटेनेंस करने के लिए अलग से सीटीसी लगी हुई है। ठीक है, सीटीसी का मतलब होता है करंट को मैं दूसरे बाहर भाग से बाईपास करके भी आपको दे सकता हूं और काम कर सकता हूं। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं परमिट, परमिट का नाम सुनोगे कि आज हमारे यहाँ इतने समय से इतने टाइम तक लाइट नहीं आएगी करके निर्देश आता है ना, उसको परमिट बोलते हैं। अगर मान लो एग्जांपल दिया जाए कि ये बालाघाट है ना, इस बालाघाट में अगर मुझे मेंटेनेंस करना हो, ये 12 डिवीजन है, इस डिवीजन में मैं काम करूंगा, ये मान लीजिए चालू रहेगा। ये कैसे होगा, ये बाईपास होता है। ठीक है, ये उसी का सब स्टेशन है, नेचुरली चलता हुआ दिख रहा है आपको, वर्किंग मॉडल पे है। ठीक है, किसी को कुछ और पूछना है, तो सवाल पूछना हो बताओ, नहीं देखो, उसके बाद मेरे पास सेकंड प्रोजेक्ट भी रखा हुआ है। इस सेकंड प्रोजेक्ट का नाम है गोडाउन वायरिंग या सुरंग वायरिंग। गोडाउन समझता है क्या होता है गोडाउन, जहां पर हम सामग्री को, धान हो, चावल हो, सीमेंट हो या किसी भी कोई भी वितरण का भंडारण किया जाए। ठीक है, वो क्या कहलाता है, गोदाम कहलाता है। और सुरंग क्या कहलाती है, जान छुआ भी होता है वो तो नहीं है। सुरंग क्या होती है, सुरंग वो होती है जो माइंस पे अपन उपयोग करते हैं, स्टेज बाय स्टेज में काम करते हैं, सुरंग कहलाती है। ठीक है, तो उसी आधार पे दोनों ये लिख रहे हैं आपके पास में प्रोजेक्ट, इसमें मैंने L1 L2 L3 L4 ये लेम्बो के नाम रखा है। ठीक है, अब मैं एग्जांपल के लिए मानता हूं कि ये मेरा जिस जगह पर आप खड़े हैं ये एक गोदाम है। ठीक है, गोदाम है और गोदाम में पहला डोर है ये, माने अब मुझे वर्किंग करने जाना है, मैंने लेम्बो ऑन किया, अब मुझे वर्क यहाँ नहीं करना है, कहाँ करना है, सेकंड स्टेज पे करना है। ठीक है, अब मुझे वर्क यहाँ भी नहीं करना है, यहाँ करना है, अब मुझे यहाँ भी नहीं करना है, कहाँ करना है, यहाँ करना है। ये लाखों की संख्या में हो सकती है, 50,000 हो सकती है, 10 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। ठीक है, इससे क्या समझ में आया आपको। अब मेरे को रिटर्न भी आना है, मेरी वर्किंग का इससे अब समझ में क्या आया बताओ, क्या समझ में आया, क्या हमने बिजली पावर को बचाया, एनर्जी खपत को बचाया अपनी यूनिट को। अगर मान लो देखो ये डोर है आपके पास, इतना बड़ा रूम है, उस रूम में एक ही जगह बोर्ड है, लिख रहा है स्विच बोर्ड, आपके घरों में एक ही जगह रहता है। इस फैन को चालू करने जाना है तो वहीं जाना पड़ेगा, फिर बंद करने जाना है तो आपको वहीं जाना पड़ेगा कि नहीं। लेकिन मैं गया क्या, नहीं गया ना, तो ये युक्ति अच्छी है कि नहीं, कि हम जहां अपन को विषय वस्तु चल रही है, अभी आपने ऑटोमेशन का नाम सुना है,
अभी एक ऑटोमेशन ये हो चुका है कि आपकी वायरिंग होगी, लेकिन सारी वायरिंग आपके फोन से या आपके रिमोट से कंट्रोल होगी। शायद कहीं आपने देखा भी होगा, है ना। आपका वीटी में इलेक्ट्रिकल है क्या? नहीं है। अभी सर लोग आएंगे, हम लोग अभी आएंगे तो बताएंगे, है ना, करके दिखाएंगे। हमारे पास उस पर रखा हुआ है। आया समझ में ना? अच्छा लगा? सेकंड है, देखो छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत दूर से आए हो। ये दिख रहा है आपको, आपके स्कूल में ऐसा लगा है सोलर पैनल, जो अभी हमारे प्रोजेक्ट में यही चलने वाला है ना। ये सारी अरे पानी का पानी दे पानी। ठीक है, इसमें लगा हुआ है आईआर सेंसर। कौन सा सेंसर लगा हुआ है? आईआर सेंसर। आईआर सेंसर के ऊपर अगर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो लैंप ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। उसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आईआर सेंसर को दिखाने के लिए, प्रकाश के लिए मैंने क्या लिया, अपने सेल फोन का प्रकाश दिया। दिख रहा है? हो गया बंद। इसको मैं अभी हटाऊंगा, चालू हो जाएगा। इसका उपयोग करते हैं बड़े बड़े हाईवे, जितने ब्रिज होते हैं, जितनी बड़ी लाइनें होती है, सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो ये क्या होता है, बंद हो जाता है। उसके बाद जैसे सूरज डूबा तो जितनी स्टेट लाइट है ऑटोमेटिक इसको बैटरी कन्वर्टर लगाकर इसकी क्या करते हैं, एनर्जी को हम क्या कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, ये चालू हो जाता है। ठीक है, चलो जाओ सभी लोग सामने वाले दिन में चल जाओ। ये जो प्रोजेक्ट दिख रहा है वो समझ में आ रहा है आपको? नो सर ऐसा कितने सभी ने देखे हो तो आपके मंडला में भी है कि रैनपुर डिंडोरी सब जगह है प्रोजेक्ट पावर हाउस बोलते हैं जिसको, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिसिटी 3 तरह में रहता है, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, है कि नहीं। जनरेशन कहाँ होता है? हाइड्रो पावर प्लांट, जहाँ पानी से बिजली बनती है कि नहीं। थर्मल पावर प्लांट, भाप से बनती है। सोलर एनर्जी है, पवन चक्की है, ये सब जनरेशन वाले केंद्र है। समझ गए? ये जो कहलाता है ये है ट्रांसमिशन लाइन। कौन सी लाइन है? ट्रांसमिशन लाइन। संचरण बोलते हैं, देखो संचरित कर रहा है लाइन, है कि नहीं। संचरण यानी आगे भेज रहा है। कहाँ भेज रहा है? वितरण केंद्र में। कहाँ भेज रहा है? ये जो आपने टावर देखे होंगे, देखे हो? ऐसा लग रहा है सेम रियल में जो टावर देखते हो ना, सेम उसी का डिजाइन ये बनाया गया है कि नहीं। तो ये ट्रांसमिशन लाइन के पोल है, और आगे जो दिख रहा है स्टेशन, ये कहलाते हैं सब स्टेशन। सब स्टेशन यानी जहाँ पर बिजली को आगे हमारे घरों तक भेजा जाता है, पहुँचाया जाता है। सब स्टेशन केंद्र बनाया जाता है स्टोरेज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को, है कि नहीं। समझ गए? तो ट्रांसफार्मर के माध्यम से हमारे घरों तक बिजली और हमारे कॉलेज तक आती है, गाँव तक जाती है। किस माध्यम से जा रही है? एक ट्रांसफार्मर के माध्यम से, है कि नहीं। तो जो हाई वोल्टेज जो सप्लाई चलती है बेटा, जैसे 220 kV, 132 kV, 35 kV, 11 kV, तो क्या करता है ट्रांसफार्मर, जो हाई वोल्टेज लाइन है उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है कि नहीं। तो हमारे घरों तक जो लाइन चलती है कॉलेज में, यहाँ 440 वोल्ट हो 240 वोल्ट की सप्लाई चलती है, ठीक है। तो कैसे चलती है? इसके माध्यम से, है कि नहीं। ये क्या काम कर रहा है ट्रांसफार्मर, जो हाई वोल्टेज लाइन बैठ जाओ। ये सोलर वाटर हीटर का प्रोजेक्ट है। तो वहाँ से जाओ, फैन चालू है सोलर यहाँ वाटर सामने। हीटर यानी सोलर से पानी गर्म करना, थोड़ा दूर रहे ना, थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखना, पानी को पहुंचाना। ये पूरा सेटअप एक मॉडल के रूप में बताया गया है कि नहीं। ये आपको जैसा दिख रहा है सेटअप, रियल में भी वैसी हमारे घर अपने घरों के ऊपर में हम लगा सकते हैं सेटअप को, है कि नहीं। सोलर एनर्जी, यहाँ पानी डंप रहता है, जो हीटिंग पड़ता है सूर्य की एनर्जी, उसको क्या काम करता है, वाष्प के माध्यम से टंकी में भेजता है, और टैंक में जो गर्म पानी रहता है वो हम हमारे घरों तक पीने में, नहाने में यूज कर सकते हैं, है कि नहीं। ये जो दिख रहा है ये है सोलर कुकर। सोलर कुकर ऐसा है कि खाना बनाने के लिए हम सोलर कुकर का उपयोग कर सकते हैं। ये भी मॉडल के रूप में बताया गया है। इससे बड़े बड़े मॉडल आ गए हैं जिससे हम रियल में भी खाना बना सकते हैं, जिसका तापमान 40 से 45 डिग्री का धूप होना, उसको तभी तो खाना बनेगा कि नहीं, है कि नहीं। हम रख देंगे कुकर को बाहर धूप में, और धूप ही नहीं है तो खाना बनेगा कैसे, अब खाएंगे कैसे, है कि नहीं। तो उसके लिए पर्याप्त मात्रा में धूप होना, समझ गए। और अंदर में जो काले कलर के डब्बे रहते हैं, तो काले कलर के डब्बे इसलिए रखते हैं ताकि वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो सके, सूर्य एनर्जी को जल्दी वो हीटिंग कर सके। अंदर में जो पानी रखो, चावल रखो, कुछ भी हो, तो ऑटोमेटिक वो अंदर पक जाते हैं।
तो ये मॉडल के रूप में बताया गया है कि नहीं। इसको हम ऐसा रखते हैं, यहाँ पर सूर्य की एनर्जी इसमें पड़ती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट पड़ के यहाँ पर बर्तन में पड़ता है, समझ गया। ये कुछ लोग इसको आईना के रूप में भी देख सकते हैं है कि नहीं? ये सपना देख सकते हैं। तो इसका सोलर कुकर का उपयोग ज़्यादातर ऐसा है, हाँ सोलर कुकर का उपयोग ज़्यादातर ऐसा है कि ज़्यादा गर्मी, मई जून की गर्मी जो रहती है, अप्रैल मई की, उसी में काम आएगा। अगर बाकी टाइम में हम सोचेंगे सोलर कुकर खाना बना तो भूखे मर जाएंगे हम इसलिए हमारे घरों का चूल्हा और गैस ही पर्याप्त है कि नहीं। हाँ इधर आओ, एक प्रोजेक्ट देख लो ये वाला। ये भी एक प्रोजेक्ट बच्चों के द्वारा बनाया गया है। ये जितने जो टेबल में दिख रहे हैं ये तो मॉडल है, मंगाया गया है। बाकी जो प्रोजेक्ट दिख रहा है आपको ये बच्चों के द्वारा बनाया गया है। हाईवे पर जो लाइट लगी रहती है बेटा, है कि नहीं, आजकल क्या है सेंसर सिस्टम आ गए हैं। तो मॉर्निंग होते से लाइट क्या ऑन हो जाती है कि नहीं, ऑफ हो जाती है, और शाम होते से लाइट ऑन हो जाता है। तो क्या काम करता है, उसमें एक सेंसर लगा रहता है, यहाँ सेंसर है। तो सेंसर क्या काम करता है, सूर्य की एनर्जी को सेंस करता है कि नहीं। अभी तो यहाँ सूर्य नहीं है, हमको मोबाइल पर आरती लेना पड़ेगा। तो ये क्या काम कर रहा है, सेंस, प्रकाश को सेंस करता है, कर रहा है ना, है कि नहीं। जैसे सुबह हो गया, सूर्य की रोशनी सेंसर में पड़ गई तो लाइट बंद हो जाएगी रोड किनारे की, है कि नहीं। और जब शाम हो जाएगी तो लाइट चालू हो जाएगी। तो ये भी वर्किंग मॉडल बच्चों के द्वारा बनाया गया है, ताकि हम भविष्य में ये प्रोजेक्ट को रोड पे लगा सकते हैं। बहुत सारी जगह ये प्रोजेक्ट लग चुके हैं, ठीक नहीं। तो ये भी ये बच्चे फाइनल ईयर के बच्चे रहते हैं जो लास्ट में उनको कुछ टास्क दिया जाता है, तो अपनी एक्टिविटी कुछ भी वो बना के यहाँ जमा करते हैं, ठीक है।